Good morning, students. Today we will discuss about protected cultivation of rose. Firstly, we will discuss benefits of protected cultivation. हम open cultivation की comparison protected cultivation में क्यों roses लगाते हैं और क्यों लगाने चाहिए, ठीक है? First है high productivity per unit area. Off-season vegetable can be grown, or off-season production can be grown. Off-season healthy nursery can also be raised. Good quality produce, reduce the disease and pest attack. It can be used to generate self-employment for educated rural youth in farm sector. Modern techniques of hydroponics like soilless culture, aeroponics are possible under greenhouse cultivation. Common name rose और इसको हम queen of flower भी बोला जाता है. साइंटिफिक नेम रोजा स्पीशीज. इसमें रोजा है जो जीनस है और स्पीशीज इसलिए लिखा है क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज हैं जो रोजेस की ग्रो की जाती हैं. लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं रोजा इंडिका, ठीक है? तो जो इंडिका है वो स्पीशीज है एक रोज की, तो वेरियस स्पीशीज है इसीलिए हम रोजा स्पीशीज लिख देते हैं. फैमिली रोजेसी. क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 14. सॉइल. कैसी सॉइल चाहिए? सैंड टू ग्रेवली लोम सॉइल. आइडियल पीएच 6.5 to 7 मींस नियर टू न्यूट्रल, स्लाइटली एसिडिक और नियर टू न्यूट्रल. क्लाइमेट आइडियल टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 to 27 डिग्री सेल्सियस. लोअर टेम्परेचर 15 to 16 improves the flower quality. Ideal humidity 60 to 65%. Love sunshine and free ventilation. मीन्स कि इसको ज्यादा सनशाइन की जरूरत होती है और प्रॉपर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है. जो फ्लावर क्रॉप्स होती हैं उनके लिए प्रॉपर सनलाइट की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, ग्रीन हाउसेस में, तो क्या करना चाहिए? आर्टिफिशियली जो लाइट्स हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए. वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज हैं रोजेस की अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है? लाइक लॉन्ग स्टेम रोजेस जिनकी जो लेंथ है वो 50 to 120 सेंटीमीटर स्टेम लेंथ होती है और यील्ड होती है 100 to 150 स्टेम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. वैरायटीज कौन कौन सी है इसमें? विवाल्दी, फर्स्ट रेड, ग्रैंड गाला. और सेकेंड टाइप है जो रोजेस की वो है मीडियम स्टेम रोजेस. जो उनका स्टेम लेंथ होगा वो कितनी होती है? 50 to 70 सेंटीमीटर. यील्ड होती है 220 स्टेम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. वैरायटीज हैं जैगवार, गोल्डन टाइम्स, ठीक है? और थर्ड वन है स्मॉल फ्लावर रोजेस, जो जिनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, मतलब स्टेम जो साइज है वो स्मॉल रहता है. कितने स्टेम की साइज होगा? 30 to 70 सेंटीमीटर. यील्ड होती है 250 to 350 स्टेम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. इसमें यह है कि यील्ड ज्यादा आती है लेकिन जो स्टेम का साइज है वो कम रहता है. वैरायटीज है कैरोना, मोट्रिया. नेक्स्ट है प्रोपिगेशन, कि हम रोजेस को कैसे प्रोपिगेट करते हैं. कमर्शियली अगर देखा जाए तो जो रोज है वो बडिंग के थ्रू प्रोपिगेट किया जाता है. अगर घरों में हम लगाते हैं तो कटिंग से भी लगाया जाता है. कटिंग्स लगाते हैं हम रोजेस की और बडिंग के साथ भी किया जाता है कमर्शियली, ठीक है? बडिंग में एक तो टी बडिंग की जाती है और एक पैच बडिंग की जाती है, ठीक है? जैसे फोटोज में भी शो हो रहा है कि फर्स्ट है जैसे बड रूट स्टॉक है, ठीक है? बडड रूट स्टॉक है. नेक्स्ट लेयरिंग भी की जाती है इसमें, ये एयर लेयरिंग की एग्जांपल है. नेक्स्ट ग्राफ्टिंग की जाती है और चिप बडिंग भी की जाती है, ठीक है?
नेक्स्ट है कि बेड प्रिपरेशन। रेज्ड बेड पे ऑलवेज हम लगाते हैं रोजेस को, और प्रेफर भी रेज्ड बेड को किया जाता है। ठीक है, रेज्ड बेड क्यों? ताकि ड्रेनेज प्रॉपर हो सके और जो ग्रोथ है प्लांट की वो इजी होती है और ज्यादा होती है और जल्दी होती है। ठीक है, रेज्ड बेड का जो स्टैंडर्ड अगर साइज देखें वो कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। ठीक है, और टॉप में जो उसकी विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेड जो पाथवे है बिटवीन बेड्स उसका जो साइज है वो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो लेंथ है एज पर स्पेस अवेलेबिलिटी, कि कितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस, क्योंकि वेरियस साइजेस के होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज जो लेंथ है वो वेरी करेगी। ठीक है, ड्यूरिंग बेड प्रिपरेशन शुड बी सॉइल शुड बी स्टेरलाइज्ड। अगर हम सॉइल यूज कर रहे हैं, है ना, या तो हम सॉइल एस मीडिया में ग्रो कर सकते हैं, अगर सॉइल में कर रहे हैं तो जो सॉइल है वो स्टेरलाइज करनी है, स्टेरलाइजेशन करनी है विद फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड 0.3% जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी हम स्प्रे करेंगे, ड्रेंचिंग करेंगे, और देन क्या है कि थोड़े दिनों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 2-3 दिनों के लिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा डग करते हैं सॉइल को, ताकि जो फॉर्मेल्डिहाइड के फ्यूम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो निकल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि FIM उसमें मिक्स किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन ग्रीन हाउस। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से? हीटिंग हो गया, कूलिंग। हीटिंग के लिए मीन्स कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आर्टिफिशियल हीटर्स लगाए जाते हैं। ये कहाँ पे यूज किया जाता है जनरली? जो हीटर्स है वो कहाँ पे यूज करेंगे? हम टेम्परेट जोन में करेंगे, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफी लो रहता है, और आइडियल जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आइडियल टेम्परेचर है फॉर रोज, उसको मेंटेन करने के लिए हम हीटर्स यूज करते हैं, हीटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, ये पोर्टेबल हम हीटर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग। वार्म रीजन्स में जहाँ पे टेम्परेचर रेज रहता है, समर सीजन में स्पेशली, समर सीजन में क्या है कि एक तो रोजेस की अवेलेबिलिटी नहीं इतनी हो पाती क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना ओपन एरिया में, और ज्यादा मुरझा जाते हैं, जल्दी मुरझाते हैं जो फ्लावर्स होते हैं। इसी वजह से अगर हमने ग्रीन हाउसेस में लगा रहे हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो कूलिंग सिस्टम में से क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज होगा, और कूलिंग सिस्टम के साथ हम फैन पैड सिस्टम यूज करते हैं। जैसे घरों में एग्जॉस्ट फैन होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े फैन पैड सिस्टम होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। ठीक है, कितना तक चले जाता है? 10 to 25 डिग्री सेल्सियस कूलर देन दैट ऑफ आउटसाइड। ह्यूमिडिटी इज लो, ह्यूमिडिटी भी लो होगी तो टेम्परेचर कितना कूल हो जाएगा? 10 to 25 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है लाइट। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ के लिए और स्पेशली फ्लावरिंग के लिए लाइट। ठीक है, और ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और क्वालिटी। इंटेंसिटी में क्या होगा कि कितने इंटेंसिटी पे लाइट जो है वो आ रही है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए है। ठीक है, क्वालिटी में क्या होगा कि इंटेंसिटी में होगा वेवलेंथ, है ना, ड्यूरेशन की कितने आवर्स के लिए। क्वालिटी में होगा कि कौन से कलर की लाइट आ रही है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो जनरली सारे जो लाइट्स होती हैं, जितने कलर्स विबग्योर में होते हैं उतने ही लाइट की कलर्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए जो लाइट चाहिए वो कौन सी लाइट प्रेफर करते हैं? रेड एंड ब्लू लाइट। ठीक है, अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी इन समर ग्रोअर्स कवर रूफ बाय शेडिंग। अगर ज्यादा लाइट हो जाती है देन फिर हम शेडिंग जो होता है मैश यूज करते हैं। उसके साथ क्या है कि पार्शियल शेड होती है, मिल जाती है प्लांट को। और ज्यादा अगर
सनलाइट भी मिलेगी प्लांट को, देन वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। टू मच शेड ऑल्सो रिड्यूस द ग्रोथ, अगर ज्यादा शेड दे दी तो वो भी ग्रोथ को रिड्यूस कर देगी। सो प्रॉपर जितनी चाहिए लाइट उतनी हम उसको मेंटेन करते हैं। अगर ज़्यादा चाहिए तो आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करेंगे, अगर कम है, अगर ज़्यादा है कम चाहिए तो हम शेड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। सप्लीमेंट ऑफ लाइट नहीं, अगर लाइट नहीं है तो हम क्या करते हैं फिर लैंप्स यूज करते हैं। बेसिकली फॉल इनटू 3 ग्रुप्स, incandescent, fluorescent and high intensity discharge। कार्बन डाइऑक्साइड जो लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, रोज कल्टीवर बेटर टाइम ग्रोन्स इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग 1200 to 2000 ppm carbon dioxide produced larger and grew more flowers than control plants। Okay, then humidity, influence of humidity on production of roses in greenhouse controlled at 70% प्लस माइनस की 5% ऊपर नीचे हो सकती है। और ये किसके साथ करते हैं हम, इनको मैनेज किसके साथ करते हैं, हाई प्रेशर फॉगिंग सिस्टम के साथ, फॉगर्स लगे होते हैं, उसकी हेल्प से हम मेंटेन करते हैं ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सारी प्रोटेक्टेड कल्टिवेटेड क्रॉप्स के लिए। एक्सचेंज वेंटिलेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एयर। ठीक है, is desirable for normal growth and development of roses. It ensures the adequate supply of carbon dioxide, oxygen for physiological processes। ठीक है। नेक्स्ट है बेंडिंग, स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं जो रोजेस में की जाती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं। फर्स्ट है बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ रोजेस। बेंडिंग ऑफ रोजेस क्या होता है कि जब प्लांट छोटा होता है अभी, तो क्या है कि हम उसको बेंड कर देते हैं ताकि जो नीचे बेस होता है ना प्लांट का वो स्ट्रॉन्ग रहे और वहां पे जो लीफ एरिया है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, लीफ इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है डिसबडिंग। डिसबडिंग होता है कि अनडिजायरेबल जो बर्ड्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में शो हो रहा है कि 4 बर्ड्स थे, उनमें से जो हमें हेल्दी लगा, सेंटर वाला हेल्दी लगा, वो रख लिया हमने, बाकी जो थे उनको रिमूव कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है पिंचिंग एंड रिमूवल ऑफ वाइल्ड रूट स्टॉक ऑफ रोज। पिंचिंग एंड removal of wild rootstock of roses, removal of part of terminal growth portion of stem is called pinching। This operation reduces plant height but promotes auxiliary branches। इसके साथ क्या होता है कि अगर मतलब टिप से हम जो पार्ट होगा, टर्मिनल पोर्शन वही होता है, टिप होता है ग्रोथ की, स्टेम की जो टिप होगी उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनकी जो ग्रोथ है वो प्रमोट हो सके। और यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम रिड्यूस कर देते हैं प्लांट हाइट को, और लेटरल ब्रांचेस को जब ग्रोथ होगी लेटरल ब्रांचेस की तो जो अपीयरेंस है फ्लावर की, प्लांट की, वो बशी अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। मेच्योरिटी ऑफ फ्लावर बड वाज आल्सो प्रिवेंटेड बाय दिस प्रैक्टिस। केमिकल पिंचिंग आल्सो डन बाय यूजिंग, कौन कौन से हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं, इथिफोन यूज करते हैं, ब्रोमेलिन यूज करते हैं। ठीक है, किन कल्टीवार्स में, लाइक सोनिया, मर्सिडीज। रिमूवल ऑफ फेडेड फ्लावर्स, if the spent blossom are not removed in time, there is a chance of developing fruit bearing seeds। Once hips are formed and reach the advanced stage of development, growth and flowering are several reduced during the season। इसीलिए क्या करते हैं हम, जो कटिंग कर देते हैं हम फेडेड फ्लावर्स की, और इसके साथ क्या होगा, जो लेटरल फ्लावर्स होंगे उनकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम इन रोज प्लांटेशन। सपोर्ट सिस्टम को हम
स्टेकिंग भी बोलते हैं, जो जनरली जो सारे ही प्रोटेक्टेड कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप्स लगा लो, कुकुम्बर हो गया, टमाटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, इन सभी के लिए स्टेकिंग की ज़रूरत होती है। और मोरोवर रोजेस के लिए भी स्टेकिंग की ज़रूरत रहती है। इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मेक्स इंटरकल्चर ऑपरेशन इजी, प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड by not allowing the stem bend into the path. Next है pruning. Pruning क्या होता है? Is a judicious removal of plant part to induce production of quality flower and to maintain vigor of plant. Generally, pruning is done only once in a year after monsoon. कब करते हैं हम? Once in a year after monsoon. Monsoon के बाद एक बार करनी है साल में, ठीक है? आप all cut are made at an angle of 450. 450 एंगल पे हम जो कट है वो लगाते हैं। और डिफरेंट मेथड्स हैं प्रूनिंग के, वो यूज किए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं इन रोजेस। और मेनली प्रूनिंग का करने का क्या मोटिव रहता है? एक तो कि प्रॉपर फ्रेमवर्क रहता है, वो ट्रेनिंग में आ जाएगा, है ना? ट्रेनिंग भी करते हैं, प्रूनिंग भी करते हैं। एक है कि जो डिजीज्ड पोर्शन होता है, डैमेज्ड पोर्शन हो गया, या लगा लो ये फेडेड फ्लावर्स हैं, वो भी प्रूनिंग में ही आ जाएंगे। फेडेड फ्लावर को हम रिमूव करते हैं, थिनिंग करते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें प्रैक्टिसेस किस में आती हैं? प्रूनिंग में आती हैं। और प्रूनिंग करने के बाद हमने जो प्लांट है, कट्स हैं, उनको बॉडी स्पेस के साथ कवर कर देना है या लगा देना है। क्यों लगा देना है? ताकि डिजीज इंसिडेंस ना हो सके। ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो शो कर रही है प्रूनिंग को। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है और सेकेंड वन है कट टू हाई, कट टू लो, और करेक्ट कट की करेक्ट कट कौन सा लगाना होता है। क्योंकि जो भी हम जब भी फ्लावर में कटिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो ऑलवेज स्लांटिंग कट लगाना, ठीक है? तो लाइट, मॉडरेट और स्फीयर प्रूनिंग हो रखी है। नेक्स्ट है विंटरिंग इन रोजेस। विंटरिंग व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है विंटरिंग? During the growing season, plant cells of rose contain water. If a sudden drop in temperature occurs, water can freeze. The subsequent expansion rupture the cells, damaging and even kill them. On the other hand, if the rose is go allowed to go slowly into dormancy, the cell wall thicken and the water is converted into the form that resists freezing. ठीक है? तो step to take the preparing rose is for winter. कि अगर immediately क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो जो वाटर है प्रेजेंट रोजेस में वो फ्रीज हो जाएगा। और क्या है, वो क्या होता है उसके साथ, क्या होता है कि जो प्लांट है वो इवन किल हो जाएगा। तो क्या है कि अगर हम सोली उसको डोरमेंसी में भेज देते हैं प्लांट को, तो क्या है कि रेजिस्ट कर लेगा वो फ्रीजिंग को। कौन कौन से स्टेप्स है वो प्रिपेयर करते हैं रोजेस फॉर विंटर? डू नॉट फर्टिलाइज आफ्टर द एंड ऑफ अगस्त, क्योंकि अगस्त के बाद ही विंटर सीजन आता है और टेम्परेचर लो हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि विंटरिंग होना स्टार्ट होती है। ग्रेजुअल रिड्यूस वाटरिंग, वाटरिंग को हमने रिड्यूस कर देना है। क्लीन अप डेड लीव्स एंड डेब्रिस अराउंड द बेस ऑफ द रोजेस। अप्लाई अ डोरमेंट ऑयल स्प्रे टू द cans and soil surface. Avoid dehydration. Do any serious pruning. पहली बात कि हमने फर्टिलाइजेशन नहीं करनी, वाटरिंग को कम कर देना है, और डोरमेंट सी जो इंड्यूस करेगा वो ऑयल लगा देना है, और कोई भी प्रूनिंग, ज्यादा प्रूनिंग नहीं करनी। वाटर मैनेजमेंट इनसाइड द ग्रीन हाउस। दो मेथड्स हैं जिनके साथ हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं इन द ग्रीन हाउस। फर्स्ट है नोजल्स मिस्ट के थ्रू, और सेकेंड है ड्रिप इरिगेशन।
Sprinkler irrigation is not often used as it causes foliar disease. इसीलिए जो बेस्ट मेथड होता है इरिगेशन का वो कौन सा है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसके साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो प्लांट को मिलता रहता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ग्रीन हाउस कल्टिवेशन रिक्वायर्स प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें क्या है कि पहले जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, वो हम एट अ टाइम ऑफ बेड प्रिपरेशन डाल देंगे। आफ्टर दैट की बेसल एप्लीकेशन देनी है बिफोर प्लांटिंग, तो हम लिक्विड फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ठीक है। और बेसल एप्लीकेशन में एसएसपी, कैन और एमओपी के साथ कर देंगे। और जो नाइट्रोजन और पोटाश की डोज है वो हम किसके साथ कैसे अप्लाई करेंगे? थ्रू फर्टिगेशन। और ये स्प्लिट डोजेस में हम डालते हैं। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट। वीड्स कैन बी कंट्रोल मैनुअली, मैकेनिकली और केमिकली। लेकिन ग्रीन हाउसेज में अगर देखें तो इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो कौन सा है कि हम मल्चिंग कर दें। मल्चिंग के साथ फर्स्ट की सॉइल कंजर्वेशन हो जाता है, सेकेंडली फील्ड मैनेजमेंट इजी होती है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑलवेज हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रेचर करते हैं, ठीक है, हैंड और स्क्रेचर। और कट स्टेजेस पे करते हैं रोजेस को, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक लेवल पे अगर हमने रखना है रोजेस को तो उस स्टेज पे करेंगे, अगर एक्सपोर्ट के स्टेज पे करना है तो ऐसे कि एक होता है कि ओपन वन बड वन पेटल ओपन की, जब एक पेटल है उसकी ओपन हो जाती है तब हम उसकी कटिंग करते हैं। और ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। और ये डिफरेंट स्टेजेस किसके अकॉर्डिंग होती है? डिफरेंट कलर्स, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग ही उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है ना जी। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में क्या है कि फ्रेश जो कटर फ्लावर्स हैं फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, उसके बाद हम उसकी ग्रेडिंग कर देते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद बंचेस बन जाते हैं, और बंचेस के बाद क्या है कि पैक करके हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ रोज। If any queries, then ask me.